आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2। पेपर 2 का ये चैप्टर 2 है और चैप्टर 2 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया था और चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग कर लिए थे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बाकी था। आप समझिए, बीए पार्ट 1 में पेपर 2 होता है। अगर हिस्ट्री ऑनर्स है आपका या कोई भी ऑनर्स हो तो ऑनर्स का पेपर 2 होता है। अगर हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 होता है। एक पेपर 1 होता है, एक पेपर 1 होता है और एक पेपर 2 होता है। आप लोगों को पता भी होगा। तो पेपर 1 का जितना भी चैप्टर है सब चैप्टर कंप्लीट करवा दिया गया पूरा अच्छा तरह से। इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब कुछ इसी चैनल पर कंप्लीट करवा दिया गया। अगर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, प्लेलिस्ट का, वहां देख सकते हैं। या पेपर 1 का प्लेलिस्ट इसी चैनल पर अलग बनाया गया, वहां से भी देख सकते हैं। और पेपर 1 का जितना भी 13 चैप्टर है, 13 चैप्टर का मॉडल सेट, मतलब हर चैप्टर का मॉडल सेट टेलीग्राम ग्रुप में दे दिए गए, जो कि बिल्कुल फ्री है। अगर टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। या आपको क्या सर्च करना है टेलीग्राम ग्रुप में, हिस्ट्री टॉक सर्च करना है। क्या सर्च करना है? हिस्ट्री टॉक, जो आपको साइड में भी दिखाई दे रहा है। सर्च करने पर यही चैनल है और इसको ज्वाइन कर लेना। और इसमें क्या है कि आपको 13 चैप्टर का मॉडल सेट हम फ्री में दिया है, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं लिखने का। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन है उसमें मॉडल सेट में। अब उसके बाद पेपर 1 के बाद बात कर लेते हैं पेपर 2 का। तो पेपर 2 का भी क्लासेस चल रहा है, जिसमें से चैप्टर 1 पूरा अच्छा तरह से कंप्लीट हो गया है और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और चैप्टर 2 जो है इसका, ये चैप्टर 2 भी कंप्लीट हो गया, इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था। तो हम क्या किए थे, चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का दोनों का मॉडल सेट, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन का मॉडल सेट हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिए थे। अभी भेज दिए, अगर नहीं देखे हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके वहां से देख सकते हैं। लेकिन बच्चे जो है, अब देखिए टेलीग्राम ग्रुप में हमको भेजने से फायदा क्या होता है। अगर हम ये मॉडल से टेलीग्राम ग्रुप में तो आप आंसर लिख कर भेजते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो है उसमें आंसर लिख कर नहीं भेजे हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर लिखकर नहीं भेजे। आप लोग क्यों नहीं आंसर उसमें लिखकर भेजते हैं? आपको जब फ्री में मॉडल सेट दिया जा रहा है तो उस मॉडल सेट का आंसर लिखकर भेजिए उसी टेलीग्राम ग्रुप में। और जो नहीं क्वेश्चन समझ में आ रहा है वो कहिए कि हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, फिर से बताइए। तो उसमें एक चैप्टर 2 में एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था यूरोप में पुनर्जागरण से संबंधित। ये क्वेश्चन क्या था कि यूरोप में पुनर्जागरण के कारण एवं परिणामों की चर्चा करें, ये क्वेश्चन था उसमें। तो वो जो कि महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। और कोई मतलब अधिकतर जो बच्चे हैं उसमें आंसर लिखकर उसका नहीं भेजा, यानी आपको आंसर नहीं आ रहा है। तो उसी क्वेश्चन का आंसर पूरा डिटेल में आज हम समझाएंगे कि कैसे उसका आंसर लिखना है और कैसे बड़ा आंसर लिख सकते हैं, अच्छा आंसर कैसे लिख सकते हैं। बस आप इसको अंत तक देखते रहिए। और चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ये चैप्टर 2 का पेपर 2 चैप्टर 2 का ये क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है, यानी कि इसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बोलते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है, इसमें एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन क्या है, यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों एवं परिणामों की चर्चा करें। या क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि यूरोप में पुनर्जागरण के कारणों एवं प्रभावों की चर्चा करें। परिणाम के जगह पर प्रभाव भी आ सकता है। देखिए परिणाम बात वही हुआ, किसी भी चीज का परिणाम यानी रिजल्ट, और रिजल्ट के बाद ना प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कब पड़ता है? जब रिजल्ट आएगा तभी तो प्रभाव पड़ेगा। तो वही बात दोनों का लगभग सेम एक ही हुआ। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखते हैं कि बात इसमें पुनर्जागरण की हो रही है और कम से कम एक क्वेश्चन का आंसर आपको 12 से 13 पेजों में लिखना होता है। देखिए हम इतना में ही आपको लिखकर इसलिए समझा देते हैं कि एक हम डायरेक्शन बता देते हैं कि ऐसे आपको लिखना होगा। और बड़ा करके अब आपको लिखने की जिम्मेवारी है कि आप कैसे इसको बड़ा करके लिखते हैं। क्योंकि जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होते हैं, पूरा विस्तार से समझा रहे होते हैं, तो उसमें अगर आप पढ़े होते हैं, अगर ध्यान से पढ़े हुए हैं तो वो चैप्टर से जितना कुछ भी हम पढ़ाए हुए रहते हैं, अब इसको बड़ा करके लिखने में वो सब आपको मदद करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जागरण। देखिए सबसे महत्वपूर्ण, सबसे पहला ही लाइन सबसे महत्वपूर्ण है। क्या है कि पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है पुनर्जागरण, जो कि आप लोगों को भी पता है। इसकी शुरुआत इटली से मानी जाती है, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसकी शुरुआत इटली के फ्लोरेंस नामक शहर से मानी जाती है। कहां से? देखिए हमारे पास जगह कम रहता है इसीलिए थोड़ा कम में ही लिखते हैं, आपको थोड़ा बड़ा में लिखना। देखिए ये इंट्रोडक्शन हो गया, ये बॉडी पार्ट, अंतिम में कंक्लूजन होता है, यानी कि निष्कर्ष होता है। तो ये हमारे पास जगह कम रहता है इसीलिए थोड़ा सा कम में लिखते हैं। ये इटली के फ्लोरेंस से माना जाता है। पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा। पुनर्जागरण कब? पुनर्जागरण 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा, लेकिन इसकी शुरुआत
10वीं से 12वीं शताब्दी में ही हो गई थी, लेकिन ये धीरे धीरे बढ़ रहा था। और जब ये 14वीं और 14वीं से 16वीं शताब्दी में पहुंचे तो ये तेजी से इसका विकास होने लगा। पुनर्जागरण, ये सब आपको कॉपी में लिखते जाना है। पुनर्जागरण कई क्षेत्रों में हुआ। पुनर्जागरण कई क्षेत्रों में हुआ जो निम्न है, जो यहां पर लिखेंगे जो निम्न, आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा निम्न है। अब निम्न है में मतलब देखिए दर्शन यहाँ पर मिट गया। अब निम्न है, अब देखिए तो ऐसे आप डायग्राम बनाइए, ऐसे क्या कीजिए डायग्राम, थोड़ा बड़ा डायग्राम होना चाहिए, साहित्य थोड़ा सा अच्छा। अब लिखिए यहाँ पर क्या है, कई क्षेत्रों में हुआ जो निम्न है। अब देखिए पुनर्जागरण के क्षेत्र, जो कि चैप्टर पढ़ा है तो उस समय भी बता दें कि पुनर्जागरण के कौन कौन से क्षेत्र है। तो पुनर्जागरण का क्षेत्र लिखकर और लिखेंगे दर्शन साहित्य के क्षेत्र में पुनर्जागरण हुआ। अब देखिए पुनर्जागरण दूसरे समय समझाए थे, साहित्य के क्षेत्र में हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में, कला एवं संगीत के क्षेत्र में, चित्रकारी के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में यहाँ पर बता ही दिए। तो ये सभी क्षेत्रों में क्या हुआ, पुनर्जागरण हुआ, पुनर्जागरण का क्षेत्र। अब यहाँ पर लिखेंगे पुनर्जागरण के कारण, लिखकर अंडरलाइन करेंगे। इसमें लिखेंगे पुनर्जागरण के कई प्रमुख कारण थे, कई प्रमुख कारण थे, जिसमें से जो निम्न है। सबसे पहले लिखेंगे दर्शन के क्षेत्र में प्रगति। यहाँ पर क्या लिखेंगे, दर्शन के क्षेत्र में प्रगति और अंडरलाइन करेंगे। अब देखिए समझिए, यहाँ पर लिखेंगे कि यूरोपवासी, यहाँ पर क्या लिखेंगे, यूरोपवासी अब अंधविश्वास को छोड़कर वाद विवाद और बातचीत के यूरोपवासी अब अंधविश्वास को छोड़कर वाद विवाद और बातचीत पर भरोसा करने लगे थे। यूरोप में रहने वाले लोग अब साहित्य और दर्शन शास्त्र पढ़ने लगे थे, जिसके बाद उनके अंदर बौद्धिक विकास होने लगा और बाहरी दुनिया के बारे में वो जानने लगे। और ये सभी साहित्य और दर्शन की रचना यूरोप में होने लगी थी, और जिसमें से अरस्तु द्वारा रचना किया गया साहित्य, अब साहित्यों का अनुवाद होने लगा था और सभी लोगों के पास पहुंचने लगे थे, जिसके कारण सभी लोग पूरे विश्व के बारे में जानने लगे थे और अपने समाज के बारे में सही और गलत का फर्क समझने लगे थे, जिसके कारण वो लोग और दर्शन के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और पढ़ने में और समझने में रुचि लेने लगे। और यहाँ पर यानी कि यूरोप में कई महान दार्शनिक उत्पन्न हुए, वैज्ञानिक उत्पन्न हुए और चित्रकार उत्पन्न हुए, जिसमें से प्रमुख थे दांते। जिसमें से प्रमुख कौन थे, दांते। लिखना है क्या, जिसमें से प्रमुख दांते, जो कि एक महान दार्शनिक थे और इनकी कई रचनाएं थी। और उसके बाद मैकियावेली, जो कि एक प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ दर्शन शास्त्री थे, जिनकी रचना द प्रिंस सबसे प्रसिद्ध रचना है। द प्रिंस उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना है दर्शन के क्षेत्र में। बस दर्शन के क्षेत्र में प्रगति लिख लिए। अब यहाँ पर लिखेंगे नीचे, इसमें दर्शन के क्षेत्र में और भी लिख सकते हैं कि दर्शन के क्षेत्र में इतने अमूल्य परिवर्तन होने के बाद लोग अपने समाज के बारे में समझने लगे, देश दुनिया के बारे में समझने लगे, जिसके कारण पुनर्जागरण हुआ। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है धर्म युद्ध। पुनर्जागरण के कारण में दूसरा है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध लिखकर अंडरलाइन डैश करेंगे। धर्म युद्ध के कारण भी, धर्म युद्ध भी पुनर्जागरण के कारण एक महत्वपूर्ण कारण है। धर्म युद्ध भी पुनर्जागरण होने में एक महत्वपूर्ण कारण माना जाता है, क्योंकि धर्म युद्ध 200 वर्षों तक चला। धर्म युद्ध 200 वर्षों तक चला। यह पूरब से पश्चिम के बीच ये युद्ध चला, जिसके कारण बहुत सारी बातें पूरब से पश्चिम गई और पश्चिम से पूरब आई। बहुत सारी बातें पूरब से पश्चिम गई और पश्चिम से पूरब आई, और लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से, भले ही युद्ध के माध्यम से ही, लेकिन लोग एक दूसरे को अच्छी तरह से समझने लगे, जानने लगे और एक दूसरे के साहित्य
एक दूसरे के साहित्य, संस्कृति, समाज को समझने लगे, जिसके कारण ये भी पुनर्जागरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बस उसके बाद मंगोल साम्राज्य से संपर्क। देखिए ऐसे पुनर्जागरण के कई कारण हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण कारण है, जो आसान है, जो याद हो जाए, बस वही कारण को हम बता रहे हैं यहाँ पर। मंगोल साम्राज्य से संपर्क। अब देखिए ये मंगोल साम्राज्य कौन है, ये पहले इसके बारे में समझिए, क्योंकि इसके बारे में आपको सबसे पहले बताया नहीं है। आप जब पार्ट 2 में पढ़ेंगे ना हिस्ट्री ऑनर्स है, तो पार्ट 2 में पेपर 4 में पढ़ना है चीन के इतिहास के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? चीन के इतिहास के बारे में, जिसमें मंगोल साम्राज्य के बारे में पढ़ना है। ये मंगोल आपको ये पार्ट 2 में ही मंगोलों के बारे में पढ़ना है। ये पेपर 3 में भी पढ़ना है और पेपर 4 में भी पढ़ना है। पेपर 3 में पढ़ना है कि बार बार भारत पर मंगोल कैसे आक्रमण कर रहे थे। उसका एगो बहुत प्रसिद्ध नेता था, चंगेज खान था, वो बहुत ही क्रूर था। उसके बारे में पेपर 3 में भी पढ़ना है और पेपर 4 में पूरा डिटेल से पढ़ना है। पेपर 4 में मंगोलों के बारे में। मंगोल मुख्य रूप से चीन वाले इलाके में रहते थे, यानी कि चीन वाले क्षेत्र पर इन लोगों का कब्जा था। अभी भी देखिएगा मंगोलिया एक देश है जो कि चीन के बगल में ही है, आपको पता भी होगा मंगोलिया एक देश है जो कि चीन के बगल में ही है। तो उस समय मंगोलों का आक्रमण और मंगोलों का आधिपत्य पूरे चीन पर फैला हुआ था। तो ये क्या था, कैसे था? देखिए अब मंगोल साम्राज्य से संपर्क यूरोप का जब हुआ तो ये कैसे पुनर्जागरण में सहायक हुआ। मंगोल साम्राज्य से संपर्क, इसमें क्या लिखेंगे, ये अंडरलाइन करके, ये लिखकर अंडरलाइन लिखेंगे। जब मंगोल साम्राज्य का संपर्क यूरोप वासियों से हुआ तो बहुत सारी बातें यूरोप वासियों को नए नए देखने के लिए मिला। मंगोल साम्राज्य का एक प्रसिद्ध राजा जिसका नाम था कुबलाई खा। कुबलाई खा, ध्यान रखिएगा, राजा का नाम था कुबलाई खा। कुबलाई खा के नेतृत्व में मंगोल साम्राज्य अपने चरमो उत्कर्ष पर पहुंच चुका था और बहुत ही वृद्धि विकास कर चुका था। और चीन में कागज का खोज हो गया था और बहुत सारे नए नए उपकरण और बहुत सारे नए नए चीजें बनने लगी थी, जिससे यूरोप वासी और बाकी विश्व के लोग अपरिचित थे। और चीन वाले ये नहीं चाहते थे कि हमारे देश का जो आविष्कार है वो बाहरी विश्व में फैले, जिसके कारण वो अपने संसाधन और अपने सब कुछ अपना सीमित रखते थे और दूसरों को बताते नहीं थे। लेकिन भौगोलिक खोज के दौरान मार्को पोलो जब 13वीं शताब्दी में चीन पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर कागज का प्रयोग हो रहा है और कागज के नोटों का प्रयोग हो रहा है। जिसके बाद जब वापस मार्को पोलो यूरोप लौटा तो ये सारी बातें, ये सब इसमें लिखेंगे, ये सारी बातें चीन में जो जो भी नए नए आविष्कार देखा, सब कुछ देखा, ये सारी बातें यूरोप वासियों को बताया, जिसके कारण यूरोप वासी यूरोप से चीन की तरफ मुड़े। और उसके बाद वो सभी जो व्यापारी है वो चीन की तरफ आने लगे। इसी क्रम में अंग्रेज भी चाइना पहुंचे थे और इसके कारण चीन पहुंचने के बाद चीन की वस्तुएं यूरोप में पहुंचने लगे और यूरोप की वस्तुएं चीन में पहुंचने लगे, जिसके कारण पुनर्जागरण में एक तेजी से वृद्धि हुई और सभी लोग यूरोप के साथ साथ बाकी विश्व के लोगों के अंदर भी पुनर्जागरण की भावना उत्पन्न होने लगी और पुनर्जागरण की भावना सभी के बीच फैलने लगा। बस उसके बाद भौगोलिक खोज ने भी पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया, क्योंकि भौगोलिक खोज होने के कारण ही विश्व के एक देश दूसरे देश के संपर्क में आए। जब नाविकों ने अपना नाव समुद्र में उतारा और अलग अलग देशों के खोज होने लगे, जैसे वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया और ये बाकी बार्टोलोमियो डियाज ने अमेरिका का खोज किया। और इसी क्रम में अन्य व्यापारी भी अन्य देशों में पहुंचे, जैसे मार्को पोलो चाइना में पहुंच गया। ये सभी देशों में पहुंचने के क्रम में अलग अलग देशों का खोज होने लगा और नए नए व्यापारी नए नए देशों में जाकर व्यापार करने लगे, जिसके कारण देश का संपर्क, एक देश का संपर्क दूसरे देश से हुआ और पुनर्जागरण की भावना सब में उत्पन्न होने लगी। बस ये भौगोलिक खोज ये कारण तो हो गया। ये अभी देखिए कला साहित्य का विकास। कला साहित्य के विकास होने के बाद यूरोप में नए नए साहित्यों की रचना होने के बाद वो सभी साहित्य यूरोप के अन्य देशों में पहुंचने लगे और अन्य देशों में पहुंचने के बाद भौगोलिक खोज होने के कारण ये विश्व के अन्य महादेशों में भी पहुंचने लगे, जिसके कारण यूरोप वासियों के साहित्य से विश्व के अन्य देश से परिचित हुए और विश्व के अन्य देश के साहित्य से भी
यूरोपवासी परिचित हुए। जैसे भारत के जीरो से यूरोपवासियों का परिचय हुआ। पहले भारत में जब जीरो का आविष्कार हुआ तो ये बात यूरोपवासियों को पता नहीं थी, लेकिन पुनर्जागरण के काल से ही भारत का जो जीरो है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो गया। बस। और विज्ञान के क्षेत्र में भी नए नए आविष्कार होने लगे और विज्ञान मुख्य रूप से व्यापारियों द्वारा ही विज्ञान के क्षेत्र में नए नए आविष्कारों को बढ़ावा दिए जाने लगा, क्योंकि इससे व्यापारियों को फायदा होता था। और नए नए मशीनों का आविष्कार होने से व्यापारियों का काम आसान होने लगा, जिसके कारण व्यापारी अधिक मात्रा में धन कमाने लगे और वो धन को वैज्ञानिकों को देने लगे, और जिसके कारण नए नए आविष्कार हुए। आगे बढ़ते हैं। पुनर्जागरण का परिणाम। पुनर्जागरण का क्या परिणाम? अब देखिए, पुनर्जागरण का ये प्रभाव हो गया और पुनर्जागरण का परिणाम। तो यहाँ पर लिखेंगे पुनर्जागरण के कई महत्व या पुनर्जागरण के बहुत ही अच्छे परिणाम हुए या महत्वपूर्ण परिणाम हुए। पुनर्जागरण के निम्न परिणाम है। ठीक है, पुनर्जागरण के निम्न। पहला, आर्थिक दशा एवं व्यापार में उन्नति। पुनर्जागरण के कारण नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगा नए नए देशों का। इसमें अंडरलाइन करके और इसी में लिखेंगे। पुनर्जागरण के कारण नए नए देशों का आविष्कार होने लगा, नए नए मशीन बनने लगे, जिसके कारण व्यापार में काफी उन्नति हुई और साथ में ही किसानों की दशा भी सुधारने लगी और व्यापारी अन्य देशों में अपना सामान अधिक मूल्य पर ले जाकर बेचने लगे, जिसके कारण उनके स्थिति में भी परिवर्तन हुआ। बस, इसमें हो गया। अब देखिए, इसमें और भी आप अपने से खुद से लिख सकते हैं कि व्यापार में उन्नति हुआ तो मतलब क्यों, कैसे व्यापार में उन्नति होगा, क्या होगा? तो व्यापारी कम मूल्य पर वस्तु खरीद कर ज्यादा मूल्य पर बेचेंगे तभी तो उन्नति होगा। इसमें और भी ज्यादा आप बढ़ाकर लिख सकते हैं। अगला, सामाजिक जीवन में बदलाव। अब देखिए, व्यापार के जीवन में, आर्थिक जीवन में जब बदलाव होता है, सामाजिक जीवन में भी बदलाव होगा। पुनर्जागरण के कारण लोगों को सामाजिक जीवन में बदलाव होने लगे और सामाजिक जीवन में बदलाव होने के कारण लोग अपना अधिकार समझने लगे और समाज में सही और गलत के बीच फर्क समझने लगे। साथ ही उपनिवेशवाद की शुरुआत हो गई। उपनिवेशवाद क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए, इसमें लिखना नहीं। उपनिवेशवाद वो होता है जब एक देश दूसरे देश पर जाकर अपना शासन स्थापित कर ले और वहां पर अपना पूरा कब्जा जमा ले, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे इंग्लैंड भारत पर आकर अपना शासन जमा लिया था और कब्जा कर लिया था, उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। ठीक वैसे ही सामाजिक जीवन में यही बदलाव हुआ कि ये पुनर्जागरण के कारण भौगोलिक खोज हुई और भौगोलिक खोज के कारण नए नए देश की खोज हुई, जिसके कारण यूरोप के कई देश दूसरे देश को अपना उपनिवेश बनाने लगे, वहां पर जाकर अपना शासन स्थापित करने लगे और वहां के लोगों को लूटने लगे। जिसके क्रम में एक भारत को इंग्लैंड के या अंग्रेजों ने भारत को अपना उपनिवेश बनाया, साथ में चीन को उपनिवेश बनाया, इंडोनेशिया को उपनिवेश बनाया और अन्य देशों को भी अपना उपनिवेश बनाया। ये बदलाव हुआ। उसके बाद शिक्षा और साहित्य का विकास। पुनर्जागरण के कारण सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन शिक्षा और साहित्य में हुआ, क्योंकि पुनर्जागरण के कारण नए नए साहित्यों की रचना होने लगी, नए नए साहित्यों से लोग परिचित होने लगे और जो पुराने साहित्य थे उनका अनुवाद क्षेत्रीय भाषाओं में होने लगा और सभी लोग बड़े बड़े लेखकों की लेख सभी लोग पढ़ने लगे, क्योंकि उनको क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद मिलने लगा और नए साहित्यों की रचना होने लगी, जिसमें से प्रमुख थे दांते, मैकियावली और अरस्तु। इनकी जो रचनाएं हैं वो अन्य भाषाओं में अनुवाद होने लगा और साथ में ही नए नए चित्रकारी, नए नए पेंटिंग बनाए जाने लगे, जिसमें सबसे प्रमुख था मोनालिसा पेंटिंग, जिसको लियोनार्डो दा विंची ने बनाया था। व्यापार में उन्नति। अब तो इसमें लिखेंगे व्यापार में, यहाँ पर ही उन्नति लिख दिया है। ठीक है, इतना पढ़े। यहाँ पर व्यापार में उन्नति लिखिए दिए हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं विज्ञान में आविष्कार या विज्ञान में उन्नति। यहाँ पर लिख सकते हैं अपने से विज्ञान में उन्नति। क्यों? अब विज्ञान में उन्नति होगा ना, नए नए मशीनों का आविष्कार होने लगा, खोज होने लगा, विज्ञान में उन्नति। अब देखिए, अंतिम निष्कर्ष लिखेंगे। क्या लिखेंगे इसमें? अंतिम में निष्कर्ष लिखेंगे। और एक बात ये अब समझाए ना, सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो दिया गया है आपको टेलीग्राम ग्रुप में, तो टेलीग्राम ग्रुप में उसका आंसर लिखकर आपको जरूर भेजना है, ध्यान रखिएगा। तो चलिए, अब इसमें निष्कर्ष में क्या लिखेंगे? पुनर्जागरण की शुरुआत 10वीं से 12वीं शताब्दी में हो गई थी, लेकिन ये पुनर्जागरण धीरे धीरे शुरुआत हो रहा था और इसकी शुरुआत इटली के फ्लोरेंस से मानी जाती है, जिसका एक प्रमुख कारण ये था कि वहां पर कई विद्वानों की उत्पत्ति वहीं से मानी जाती है, जिसमें लियोनार्डो दा विंची,
मेकियावली, दांते जैसे कई विद्वान की उत्पत्ति हुई। साथ ही ये पुनर्जागरण के कारण पूरे विश्व में एक अलग तरह की पूरे विश्व में एक अलग तरह का विकास की भावना देखी गई, एक अलग तरह की विकास की भावना देखी गई और उन्नति हुई, जिसके कारण सभी विश्व के सभी देश एक दूसरे से जुड़ने लगे, व्यापार होने लगा और सभी लोग एक दूसरे को समझने लगे, जो कि एक पुनर्जागरण के कारण ये संभव हो पाया। बस खत्म हो गया, इसका आंसर खत्म हो गया और ये चैप्टर भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। तो हमें लगता है बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।